आमिर साहब, ठीक है आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो हम बात कर रहे हैं अब, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की अगर कमेंट्री देखें ना, जो जो उन्होंने रिजेक्ट किया ईरान के प्रपोज़ल को, उसमें एक अहम बात उन्होंने ये की कि बराक ओबामा की जो प्रेसिडेंसी थी उसके अंडर तकरीबन $2 अरब के करीब जो कैश था वो जहाज़ों में भर के ईरान को दे दिया गया, और इतना पैसा ईरान ने कभी देखा ही नहीं था। इतनी हॉरेबल मिस्टेक की उन्होंने। तो इसका मतलब और इंटरप्रिटेशन तो यही है कि ये जो सैंक्शंस हटाए जाने वाली बात है और जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वापस मिलने वाली बात है, डोनाल्ड ट्रंप तो इसके हामी नहीं होंगे, क्योंकि वो अब तक ओबामा का जो इनिशिएटिव है उसको भूल नहीं रहे। तो अगर सैंक्शन भी नहीं हट रही, ज़ीरो इन्रिचमेंट पे ईरान भी नहीं आ रहा, तो फिर इसको क्या समझें? ये डेडलॉक हो गया है, स्टेलमेट है अब ये। जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि सक्सेसिव अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने अगर इस बात पे डिसीजन नहीं लिया कि ईरान के साथ हमें कोई फौजी कार्रवाई करनी चाहिए तो उसके पीछे एक मकसद था। ईरान का जो ऑब्जेक्टिव है, ईरान के फ्यूचर के मुतल्लिक, या ईरान के एक आप कह दें कि उसको कितना हमने नुकसान पहुंचाना है, न्यूट्रलाइज करना है, वो अमेरिका और इसराइल का डिफरेंट है। इसराइल जो है वो एक ग्रेटर इसराइल की जस्तजू में है, और वो चाहता है कि तमाम दीवारें, जो एक आखिरी दीवार ईरान की है, वो भी ख़त्म हो जाए और वो फ्रीली अपने आप को इम्पोज कर सके और एक्सप्रेस कर सके और असर्ट कर सके इस पूरे रीजन में। जबकि जो अमेरिका है वो हमेशा से चाहता है कि इधर और जो जितनी भी मतलब डोमिनेंट पावर्स होती हैं, ग्लोबल पावर्स होती हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि कोई रीजनल प्लेयर भी यूनिपोलर तरीके से उस रीजन को कंट्रोल ना करे। और इस मकसद के तहत वो ईरान की बोगी को हमेशा अलाइव रखना चाहते हैं अरब्स के खिलाफ, गल्फ के खिलाफ। और उसका दो मकासद हैं बेसिकली। एक तो ये कि डेफिनेटली एक बैलेंस रहे, दूसरा ये कि उनकी जो आर्म्स इंडस्ट्री है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रॉफिटेबल है और जिसको ट्रंप ने बहुत जिसके ऊपर कंसंट्रेट किया है, उसकी सारी जो रेवेन्यू है, मैक्सिमम जो है 80% वो कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया से आता है। तो उस रेवेन्यू को कभी भी खत्म नहीं करना चाहते। वो अपनी प्रेजेंस रखना चाहते हैं, मिलिट्री प्रेजेंस, अपने हथियार बेचना चाहते हैं, और उन सब की जो लेबोरेटरी है वो मिडिल ईस्ट है। सही। तो इसलिए वो हमेशा से इस चीज को रखेंगे, ईरान को कभी भी 100% यूटिलाइज नहीं करेंगे। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ट्रंप जो आज कह रहे हैं कि ईरान को प्रेसिडेंट ओबामा ने इस तरह से फैसिलिटेट किया, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हिस्टोरिकली वो अमेरिका ने शुरू करवाया। ईरान के शाह जितने के दौर में। इस वक्त प्रॉक्सीज हैं, वो आपको जो नजर आती हैं, उनके पीछे अमेरिका का बहुत हाथ है कि उन्होंने उसको एक एक फोर्स बख्शी, एक ताकत दी अगेंस्ट द सुन्नी या सऊदी इन्फ्लुएंस आप कह लें। तो वो तमाम जगहों पे जो है अमेरिका का एक हाथ रहा है, एक मकसद रहा है, एक ऑब्जेक्टिव रहा है, और ये एक ग्रेटर गेम का हिस्सा होता है और होता रहेगा हमेशा से। सो ईरान का ऑब्जेक्टिव जो है कि उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया जाए, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। अमेरिका हमेशा वो कंसेशंस देता रहेगा जो इसराइल नहीं चाहता। और जहां तक ईरान की इटसेल्फ, और कमिंग टू द पॉइंट ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, देखें ईरान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अदर देन इराक, सीरिया, लेबनान। ईरान जो है इस वक्त स्टेट ऑफ होर्मुज के मुंह पे बैठा हुआ है। इसके साथ तकरीबन 9 से 10 कंट्रीज रखती हैं, जिसमें सेंट्रल एशियन भी शामिल है, टर्की भी शामिल है, सीरिया, तो ये इराक भी है। तो ये तमाम बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। और फिर ये मतलब एक अरेबियन सी के ऊपर एक ओपनिंग देते हैं। तो ईरान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी ज्यादा इफेक्टिव है, और एग्जैक्टली। हथियार है उसके पास जो कि वो इस्तेमाल करता रहा है स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पे। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो भी, वो नहीं, हमेशा लेकिन उसका लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं आमिर किया है। साहब, इफ़ इट इज़ लाइक दैट, तो फिर वो बजाते खुद सिविलियन ग्रेड पे क्यों नहीं ले जाते उसको, अगर एम्बिशन ही नहीं है तो? जी, उन्होंने तो सिविलियन ग्रेड पे ही रखा हुआ है। देखिए, उन्होंने, अगर आप देखें तो वो तमाम जितने भी एनपीटी की और आईएईए की जितनी शराइत हैं, उनको वो फॉलो कर रहे हैं। अगर वो ना कर रहे होते तो अभी तक वो न्यूक्लियर हो चुके होते और इतना नुकसान वो ना बर्दाश्त करते। मेरा ख्याल में ईरान के पास जितनी वेर विदौल थी, जितने साइंटिस्ट मौजूद थे, जितनी उनके पास पैसा था, वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा था। ईरान के लिए सिर्फ ये था कि उन्होंने उन चीज़ों को फॉलो किया है, और अभी भी वो तैयार हैं कि वो जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हुई भी हुई है ज़्यादा, उसको वो सिविलियन लेवल पे लाने के, उस पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा कोई एक बहस ठीक है। मुबाहिसा है। ठीक। वो मगर ये कि उस यूरेनियम को वो दे दें किसी को, विच इज़ लाइक मेकिंग अ टाइगर विदाउट अ टीथ।
तो वो कभी एग्जैक्टली। नहीं चाहेंगे कि उसको, और वो दे हैव टू फेस देयर ऑडियंस आल्सो, देयर ठीक। ओन पॉपुलेशन बिल्कुल। आल्सो। तो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू सरेंडर ठीक। द यूरेनियम, ठीक। और बैरह हुज़ुमस का वो कंट्रोल रखना चाहेंगे। बट जिस तरह से इस जंग ने नेविगेट किया है पिछले 2 ढाई माह के अंदर, इससे एक हैरानकुन चीज़ ये है कि पहले हम गेज किया करते थे मिलिट्री पावर को बजट से या मिलिट्री हार्डवेयर से। सिंस यू हैव आल्सो बीन इंसाइटफुली एक्सपीरियंसिंग वट एवर द एयर फोर्सेज हैव डन, तो आपको क्या लगता है कि ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का राइज है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं अमेरिका के पास, वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर भी है, उसके बावजूद ये जो शार्ट ड्रोन्स हैं यही बहुत हैं ईरान के लिए, जो चंद हज़ार डॉलर्स के हैं, जो इतना बड़ा नुकसान इन्फ्लिक्ट कर देते हैं, और इसने सारी सिमेट्री को ही तब्दील कर दिया है। तो मिलिट्री फ्यूचर फिर क्या है दुनिया का? क्योंकि स्मॉलर पावर्स अब उतनी कमज़ोर नज़र नहीं आ रही। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा है, इवन इंडिया पाकिस्तान को आप देख लें, 90 अरब डॉलर का हिंदुस्तान का बजट है, हमसे 9 गुना ज़ायद है, उसके बावजूद हमने सुपीरियॉरिटी असर्ट कर ली। तो ये जो मॉडर्न डायनामिक्स हैं जंग के, ये तो बहुत ही अनकन्वेंशनल दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि इस जंग से निकला है, और बड़ा इसको स्टडी किया जाएगा आने वाले दिनों में, जितने भी स्टाफ कॉलेजेस हैं और वॉर कॉलेजेस हैं और नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। एक बहुत 2-3 लेसन्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, उसमें से एक तो डेफिनेटली ये है कि जिस तरह इसराइल की एक पावर को और उसके डिफेंसेस को इम्प्रेग्नेबल समझा जाता था कि कोई उसमें जो है वो दखल नहीं दे सकता, कोई उस चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो ईरान ने ये कर दिखाया है कि नहीं जी, वो जो है ना बिल्कुल ऐसा नहीं है, और उसको तोड़ा जा सकता है, इस तिलिस्म को जो है ना उसको बहुत लेकिन बेहतर आमिर साहब, तरीके सॉरी से टू कट यू हेयर, पाँच पाँच। ये इज जी, इट इंटायरली द क्रेडिट ऑफ ईरान के जो F-15s या F-35 तक गिरने की स्पेकुलेशंस हो रही हैं, ये टेक्नोलॉजिकली तो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट द हेल्प ऑफ चाइना और रशिया? जी देखिए, कुछ चीज़ें डेफ़िनेटली ईरान की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फॉग ऑफ वॉर के दौरान होती हैं, और कुछ में डेफ़िनेटली आई वुड एग्री विद यू कि इंटेलिजेंस इन्फो के लिहाज से देखिए मटेरियल सपोर्ट बड़ा मुश्किल होता है कि जंग के दौरान आए, क्योंकि एयर स्पेस क्लोज होती है और बहुत सारे रूट्स जो है मॉनिटर हो रहे होते हैं, तो कोई उस वक्त नहीं चाहता कि अपनी फोर्सेस को या अपने, और चाइना जिस तरह का साइलेंट स्पेक्टेटर हमेशा से रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे हथियार उन्होंने भेजे होंगे। येस, ये ज़रूर हुआ होगा कि सर्विलेंस के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, रिकॉनेसेंस के लिहाज से उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ईरानियन को आपको थोड़ा बहुत क्रेडिट ज़रूर देना पड़ेगा, उनकी लीडरशिप को, उनकी लीडरशिप की सफरिंग और सैक्रिफाइस बिल्कुल। को, जिसने पूरे के पूरे थिएटर का या पूरे के पूरा जो एक एक सिचुएशन थी उसको चेंज कर दिया, और अमेरिका को भी ये बता दिया कि हर पावर की जो है वो लिमिटेशंस होती हैं, रीच होती है, एंड यू हैव टू रिमेन इन दोज पावर्स, और वो कॉस्ट उसके ऊपर इन्फ्लिक्ट की ईरान ने, जो कि कभी इससे पहले नहीं की थी। देखिए, अमेरिका का हमेशा से एक स्टाइल रहा है, और हमेशा से उनका जो एक डॉक्ट्रिन रहा है, वो जब भी जाते हैं किसी मुल्क में उसमें शॉक एंड ऑ क्रिएट करते हैं, इतनी ज़्यादा फायर पावर इस्तेमाल करते हैं कि उधर की लीडरशिप का विल ब्रेक हो जाता है। वो विल जो है वो ईरानियंस का ब्रेक नहीं हुआ, हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा फायर पावर जो इसराइल और अमेरिका ने कंबाइंड लगाई है कभी किसी मुल्क के ऊपर लगी हो। आप सोचें, मतलब कि 400-400, 300-300 जहाज आ रहे हैं और रेगुलर वेव्स में आ रहे हैं, और दुनिया के सबसे जो आप डिस्ट्रक्टिव किस्म के एम्यूनिशंस हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं विद कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एयर। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सिनेरियो पाकिस्तान इंडिया का नहीं था। पाकिस्तान इंडिया की वॉर एक डिफरेंट वॉर थी, मगर इसमें एसिमेट्री बहुत नजर आई जो ईरान वर्सेस इसराइल और अमेरिका थी। उसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपने आप को प्रिजर्व किया, अपनी सेकंड थर्ड लीडरशिप को डायरेक्ट किया, उनको एम्पावरमेंट दी, उनको डिसेंट्रलाइज किया, बल्कि अपने हथियारों को बहुत प्रिजर्व करके रखा, जिससे उन्होंने उसका रिस्पांस दिया जो कि अमेरिका और इसराइल ने किया, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम इत्तेहादी। अब ये आप सिचुएशन देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी एयर फोर्सेस आपके खिलाफ एक्शन कर रही हैं, और आपके इर्द गिर्द जितने आपके हमसाए मुल्क हैं वो सारे आपके हॉस्टाइल हैं, आपके अगेंस्ट है। तो ये सिचुएशन बहुत कम देखने में आती है, और मेरा ख्याल में ईरान ने जो रिजॉल्व दिखाया है उसने एक 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 स्टाइल ऑफ वॉरफेयर को बदल दिया है, और उसने ये बता दिया है कि हर तरह की पावर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और ये भी बताया है कि एयरफोर्स जो है उससे आप रिजीम चेंज नहीं कर सकते। आप जितनी भी डिस्ट्रक्शन कर लें, आप जितनी भी तबाही मचा लें, बट यू हैव टू पुट द बूट्स ऑन ग्राउंड, यू हैव टू चेंज द पॉपुलेशन की जो सपोर्ट है वो होनी चाहिए। उसके बगैर जो है रिजीम नहीं चेंज हो सकती, और जब तक रिजीम नहीं चेंज होगी, इसराइल और अमेरिका अपने वो मकासद और ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकता जिसके लिए उन्होंने जंग शुरू की थी। उनका बिल्कुल। पहला
मकसद ही ये होता है, जब भी उन्होंने लिबिया में, सीरिया में, इराक में कहीं भी बमबारी की, लेबनान में, उनका मकसद ये होता है कि वो रजीम को चेंज करें, उसका विल ब्रेक करें।